अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hasnan Munib and today we are going to talk about food laws and regulation और ये हमारी फाइल है जो FST 515 के अंदर है 515। अच्छा, इसके अंदर जो है ना मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि वही वर्ड्स इस्तेमाल किया जाए जो स्लाइड्स के अंदर हैं, लेकिन उनको एक प्रेजेंटेबल एक इजी लर्नेबल फॉर्म में जो इसको रख दिया जाए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से भी याद करेंगे तो इट्स क्वाइट ओके। Food laws and regulation. So first of all, what is food law? Food law is a collection of laws and regulation that govern food production. यानी मैंने एक तो तरतीब दी है फूड की प्रोडक्शन, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट से मुराद है कि वो बिकता है। डिस्ट्रीब्यूशन मुराद है पहले होलसेलर के पास गया, फिर उससे दुकानों पे आया, दुकानों से कंज्यूमर ने लिया और कंज्यूमर ने इसको क्या किया, कंजम्पशन। यानी कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, इन तीनों पॉइंट से रिलेटेड जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, दैट इज टर्म्ड इन टर्म अंडर द हेड ऑफ food laws and regulation. Food laws aim to protect consumer and provide for efficient growth and use of food. तो बेसिकली फूड लॉज का सबसे बेसिक टारगेट कौन होता है, कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, और दूसरा कि जितना भी फूड है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी प्रॉपर जो उसकी देखो प्रोडक्शन भी है। अगर एक किसान गंदम उगा रहा है तो उस पे भी फूड लॉज लग रहे हैं कि किस तरह उगाना है, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, खाद कितने इस्तेमाल कर सकते हैं, पेस्टिसाइड का कितना इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वो वहां से ट्रांसपोर्ट हो रही है, दुकान वाले ने स्टोर करना है उसको, तो उसके ऊपर भी फूड लॉज लगेंगे। और उसके बाद जिसने कंज्यूम करना है उसके लिए भी फूड लॉज लगेंगे कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, क्या तरीकेकार होगा। ठीक है, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे जिसके मुताबिक इसको इस्तेमाल किया जाएगा। सही है, तो उन सारी चीजों को जो है वो फूड लॉज एंड रेगुलेशन कहते हैं। और ये ओवरऑल एक नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि एक गवर्नमेंट के जो नेशनल लेवल है, जिसने जो वजीर आजम लेवल की जो है ना सिस्टम जो होता है, उसको उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि फूड लॉज को जो है वो मैनेज करना है, उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना। यूएस के अंदर जो बेसिकली फूड लॉज सारे मैनेज हो रहे हैं वो एफडीए का है, फूड ड्रग अथॉरिटी है। जो कि फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो कि सारे के सारे जो रूल्स बनाती है रिलेटेड टू फूड्स। फूड के कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस कैसे होगा, मार्केट यानी कि बेचा कैसे, मार्केटेड कैसे होगा, सोल्ड बेचा कैसे जाएगा, और जो कंज्यूम करेगा वहां से। अच्छा, क्या क्या चीज, फूड भी, इंग्रेडिएंट्स टू एडिटिव। इंग्रेडिएंट टू एडिटिव से मुराद है कि एक तो ये चीज है ना, जिस तरह अगर आप एक मिक्स खीर बनाते हैं फर्ज कर लो, तो उसके अंदर आपने क्या क्या डाला होगा, आपने कुछ चावल थोड़े से डाले होंगे, कुछ सूजी वगैरह, कुछ बादाम डाले होंगे, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। इनकी ये कैसे प्रोड्यूस होंगे, ये मार्केट कैसे होंगे, सोल्ड कैसे होंगे, बेचे कैसे जाएंगे, ये भी। और उसके अलावा वहां पे एडिटिव्स होते हैं, कलर ऐड किया हुआ, कोई कोई चीज ऐसी जो आपने टेस्ट एनहेंसर कोई ऐड कर दिया है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, एडिटिव, एक्स्ट्रा चीज जो कि उसके अंदर ऐड की जा रही है टू गेट सम डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक। तो उनकी भी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सोल्ड, उन्हें बेचना एंड उनकी कंजम्पशन, ये चारों चीजें, दोनों इंग्रेडिएंट और एडिटिव दोनों की आगे ये चारों चीजें जो है वो एफडीए कंट्रोल कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो इम्पोर्ट है, कि अगर बाहर से कोई चीज मंगवानी है खाने पीने से रिलेटेड, तो वो फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है उन तमाम लॉज को। और अगर जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं वो रेगुलेट करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक नेशनल स्टैंडर्डाइज बॉडी है। यानी कि हमारी एक मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंडर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है उसके साथ मिलकर के थ्रू जो है वो काम कर रही है फूड स्टैंडर्ड्स का। आपको पता है जैसे पंजाब के फूड लॉज अलग हैं, सिंध के भी थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। पंजाब की फूड अथॉरिटी अपनी है, ठीक है, सिंध की अपनी फूड अथॉरिटी है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये लॉज जो हैं, जो फूड से रिलेटेड लॉज हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन जो है इनकी, जो फूड स्टैंडर्ड्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रोविंशियल लेवल पे है। और अगर बाहर से कोई चीजें मंगवानी है तो वो फेडरल गवर्नमेंट उसको मेंटेन करती है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर प्रोटेक्शन। फूड लॉज का कस्टमर प्रोटेक्शन पहला ऑब्जेक्टिव है। उसमें किस टर्म्स में, उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है और उसको फ्रॉड से बचाना है। हेल्थ भी प्रोटेक्ट करनी है और फ्रॉड से इस तरह बचाना है कि कोई चीज उसको गलत ना बेच दी जाए, वो मिक्सअप ना हुई हो। जिस तरह आपको पता है हल्दी के अंदर जब वो केली भी मिक्स कर देते हैं चनो वजन बढ़ाने के लिए या उसको रिलेट करने के लिए, और डिफेक्ट्स को खत्म करने के लिए कलर ऐड कर देते हैं। मतलब हल्दी अगर अच्छी वाली नहीं है तो उसमें कलर ऐड कर दिया, जो कि एक फ्रॉड है। आप कंज्यूमर को जो है वो अफेक्ट कर रहे हो। तो कस्टमर की हेल्थ भी प्रोटेक्ट करनी है और उसको फ्रॉड से भी बचाना है। और दूसरी तरफ इंश्योर द एसेंशियल क्वालिटी एंड होलसमनेस ऑफ फूड। दूसरा फूड लॉ का क्या होता है कि जो एक फूड्स हैं, जितने भी फूड्स हैं, उसकी क्वालिटी मेंटेन हो, उसकी होलसमनेस। होलसमनेस से मुराद होता है कि वो जो एक्चुअल फूड होता है उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल चीजें ना डाली जाएं, मतलब अनरिक्वायर्ड चीजें ना हो उसके अंदर।
ठीक है। होलसमनेस का मतलब है कि जो फूड है वो पूरे का पूरा फूड ही हो, उसके अंदर अडल्ट्रेंट्स ना हो, उसके अंदर कोई चीज, जिसमें दूध के अंदर पानी जो है वो ना हो, एडिड जो वाटर होता है बाद में, ठीक है। अगर नहीं होगा तो दैट इज होलसम फूड, और अगर उसमें पानी मिला के मिलावट कर देंगे तो दैट इज, वो होलसम नहीं रहेगा। तो उस चीज को भी इंश्योर करना है कि होलसमनेस जो है वो बरकरार रहे। बड़े सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड लॉज हैं, इंटरनेशनल फूड लॉज भी हैं, जैसे कि ईयू यूरोपियन फूड लॉज हैं, यूएस के फूड लॉज हैं, ये इंटरनेशनली चल रहे हैं। उसके अलावा प्राइवेट फूड लॉज भी हैं, हैसप जैसे कि इसकी एग्जांपल है, और नेशनल लॉज हैं जैसे कि पीएसक्यूसीए, पाकिस्तान सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। आपने अक्सर देखा होगा, अभी भी आपके पास कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक पड़ी हो ना, या कोई भी इस तरह की, तो उसके ऊपर छोटा सा गोल रंग का, गोल सा ना व्हाइट कलर का स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है QC पास्ड, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पास, ये जो अथॉरिटी है ना, ये पाकिस्तान के अंदर जितनी भी चीजें बन रही हैं, जितनी भी चीजें और जिस भी सेक्टर से रिलेटेड है, उन सारी की सारी चीजों को ये पहले ऑथराइज करते हैं कि ओके, आर दी ओके और नॉट। अगर वो परफेक्टली कहते हैं कि हाँ ये आर्टिकल ओके है, तो उससे रिलेटेड फिर सारी जो आइटम है, ये उस बैच की जितनी आइटम है वो मार्केट में आ जाती हैं, और उसके ऊपर लिखा होता है QC पास। आपके कैलकुलेटर पर भी लिखा होता है, स्टिकर लगा होता है व्हाइट कलर का, QC पास के नाम से, ठीक है। तो इस तरह ये नेशनल लॉ ये पाकिस्तान लेवल तक चलते हैं। प्राइवेट फूड लॉज हैं हैसा पे, जिस कंट्री, अब ये सिर्फ यूएन से रिलेटेड जितनी कंपनीज है ना, जितने मुल्क हैं, वो इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। कोई स्पेसिफिक कंट्रीज इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यूरोपियन फूड लॉज और यूएस फूड लॉज इंटरनेशनल हैं, ये पूरी दुनिया में माने जाते हैं, ठीक है। फूड रेगुलेशन कवर द फॉलोइंग सेक्शन, तो ये कुछ फॉलोइंग सेक्शंस हैं, और ये मजेदार टॉपिक है। तो इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड रेगुलेशंस होते हैं। एक कुछ होते हैं जनरल रेगुलेशन, ये उन लोगों के लिए होती हैं जो कि लॉ इन्फोर्सर्स होते हैं, यानी कि वो लोग जिन्होंने वो काम करना है कि फूड लॉ को इन्फोर्स करना है, उसको इम्प्लाई करना है। इन शॉर्ट, फूड, जैसे हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी है, तो उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं कि उसने काम कैसे करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना, उस सारी गाइडलाइंस को किस में किया जाता है, क्या जर्नल रेगुलेशन में उनको इंक्लूड किया जाता है। तो इसके अंदर क्या है, मेकिंग इंस्पेक्शंस के जाके जांच पड़ताल करना, सैंपल कैसे लेने हैं, ठीक है ना, फिर डिसाइड करना है कि अगर पहले जाके जांच पड़ताल करना, फिर सैंपल लेना, फिर ये डिसाइड करना कि क्या वाकई कितनी सिवियरिटी का जो है ना वो लॉ वायलेट हुआ है। अब दूध में पानी डाला है तो बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, इतना ज्यादा वो सिवियर लॉ जो है वो नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज ऐड की जा रही है जो कि हार्मफुल है हेल्थ के लिए, या उसके अंदर कुछ टॉक्सिन्स एडेड हैं, ठीक है, तो उस केस में वो फिर ज्यादा सीवियर लॉ वायलेशन है। तो इस चीज को डिसाइड करना, और उसके बाद जो चीजें आप सीज ऑफ कर देते हो, सीज लॉट का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो बैन कराते हो, कि यार ये जो पूरी की पूरी लॉट है, या ये पूरा का पूरा लॉट कहते हैं बहुत बल्क क्वांटिटी ना, तो उसमें से सैंपल लिया, आपको लगा कि ओके दीज आर नॉट मैचिंग द स्टैंडर्ड्स, तो आप क्या करते हो, उस पूरी लॉट को सीज करते हो, सीज करके उसको डिस्पोज ऑफ भी करना है। कि ये ना हो कि आप ऐसे ही कर देंगे, अच्छा बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद वो वहां से इस्तेमाल हो के खत्म कर दी जाए, ठीक है। आपने उसको प्रॉपर सीज ऑफ करना है, इस तरह के वो किसी भी सूरत जो है वो इंसानों के, या जो भी रिलेटेड पॉपुलेशन है, रिलेटेड एरिया है, उनको जो है वो नुकसान ना पहुंचा सके, एक चीज। और दूसरा ये है कि उसका रीयूज ना हो पाए, सही है। तो इस तरह प्रॉपर डिस्पोज ऑफ उसको करना है। जैसे मिसाल के तौर पर एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, कि यहाँ अंडरपास है, तो वहां पर दूध वाले जो हैं, वो अक्सर उनकी मिलावट शुद्ध दूध होता है या पाउडर वाला होता है। तो व्हाट दे डू, वो वहां पे आके क्या करते थे, वो दूध लेते थे, उसी रोड पे फेंक देते थे, जो कि पूरा अंदर अंदर रोड पे दूध दूध हुआ होता था, ठीक है। तो अनएथिकल प्रैक्टिस है एक किस्म से, तो लेकिन ये इस तरह है कि ये रीयूज नहीं हो सकता, जो गिर गया वो कौन उठाएगा, ठीक है। तो ये लगता तो अनएथिकल है, क्योंकि वहीं फेंकना है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन स्टिल इट्स क्वाइट बेटर देन कि आप उसको कह बस कह के जुर्माना करके चले जाएं, ठीक है। वो तो फिर भी दूध बेच देगा, तो इसलिए वो प्रॉपरली उसको फेंकवा देते हैं। तो दैट इज अ ड्यूटी ऑफ अ फूड सर्विस, फूड सिक्योरिटी, और यू कैन से जो एक फूड से रिलेटेड है, जो इसके अंदर आ जाता है कि उसके अंदर फूड अथॉरिटी से जो रिलेटेड बंदा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फूड स्टैंडर्ड्स। अब ये ऊपर वाला तो जनरल गाइडलाइंस तो वो थी उसके लिए जो कि काम कर रहा है एज अ फूड ऑफिसर, फूड रेगुलेटर, ठीक है। फूड स्टैंडर्ड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड फूड ट्रेड। बनाना कैसे है, फूड प्रोडक्शन और फूड ट्रेड, बेचना, इन दोनों कामों के अंदर जो है वो जो स्टैंडर्ड्स आएंगे वो क्या होंगे, फूड स्टैंडर्ड। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, सिस्टम ऑफ फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स,
फूड क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स होंगे, नेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे, रीजनल, नेशनल कहते हैं जो एक पूरे मुल्क में स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं, और रीजनल जैसे एक पंजाब में या एक एरिया के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड, और इंटरनेशनली भी जितने भी स्टैंडर्ड हैं इन ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। अब रेगुलेशन, फूड प्रोडक्शन से मुराद है जैसे गंदम उगाई गई, एक फूड प्रोडक्शन हमने की, या हमने कोई इस तरह की प्रोडक्ट बना ली जिसको हमने बाहर भेजना है, फूड ट्रेड करके दूसरे मुल्क भेजना है, तो उसमें पहले, सबसे पहले कौन से स्टैंडर्ड लगेंगे? सिस्टम ऑफ फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी कि वहाँ के क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी नेशनल भी, मुल्की तौर पे भी जितने स्टैंडर्ड हैं, और जिस एरिया में, जिस उस मुल्क के जिस एरिया में वहाँ बन रही है वहाँ पे क्या स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, उनको भी मीटअप किया जाएगा, क्योंकि हर एक के एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, हर एक की कंडीशन डिफरेंट होती है, तो इसलिए रीजनल स्टैंडर्ड को मीट करना है, नेशनल स्टैंडर्ड को मीट करना है, और जब आपने फूड ट्रेड करनी है वो प्रोडक्ट या वो उगाई हुई चीज दूसरे मुल्क भेजनी है, तो फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी क्या करना है, चेकआउट करना है, उसको भी आपने मैचअप करना है, अदरवाइज थिंग्स, वो जो है आप चीज को दूसरे मुल्क जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते। क्लियर है? आगे हमारी आगे फूड अडल्ट्रेशन एंड कंटामिनेशन, इससे रिलेटेड भी लॉज हैं कि लॉज टू प्रिवेंट ग्रॉस अडल्ट्रेशन एंड कंटामिनेशन, यानी कि ओवरऑल चीजों के अंदर मिलावट को जो है रोकना, उसके लिए लॉज एक सेट होता है लॉज का, द फॉर्म ऑफ ग्रॉस अडल्ट्रेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ फूड। अब जिस तरह उसके थोड़ी सी मिसालें दी हुई हैं कि जैसे पानी के अंदर दूध के अंदर जब वो पानी मिला देते हैं उसको दूध पतला करने के लिए, ज्यादा उसकी क्वांटिटी करने के लिए, ठीक है, तो वो भी एक अडल्ट्रेशन है। एडिंग फॉरेन मैटर टू स्पाइसेस, ये जो मसाले होते हैं इसके अंदर कुछ और रंग वगैरह डाल देते हैं ताकि इसका एक कलर आ जाए, ठीक है, तो वो फॉरेन मैटर्स होता है जो स्पाइसेस के अंदर है, वो भी एक अडल्ट्रेशन की फॉर्म है। यूज ऑफ हार्मफुल डाइज और केमिकल टू मास्क डिफेक्ट ऑफ क्वालिटी, अगर कोई क्वालिटी का डिफेक्ट आ जाता है उसके अंदर कलर्स डाल देते हैं या केमिकल्स डाल देते हैं ताकि उसका जो इफेक्ट जो है वो मतलब अगर किसी के ऊपर कोई किसी फूड प्रोडक्ट का जो है वो जैसा प्रोडक्ट है, कोई चीज है, उसका आपको लगता है या फूड प्रोड्यूसर को लगता है कि यार इसका जो कलर है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं हो रहा, या इसका जो है वो इसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया है। एक चीज है अगर उसका डार्क रेड रेड कलर है, ठीक है, और आपके किसी डिफेक्ट की या मैन्युफैक्चरिंग एरर की वजह से क्या हुआ कि उसका कलर पिंक आ गया, तो अब वो क्या करे कि उसके अंदर कोई केमिकल डाल दे या कोई उसके अंदर से आर्टिफिशियल कलर, कपड़ों को देने वाला रंग डाल दे कि चलो रंग आ जाए इसका, लोगों को एक डिफेक्ट ना पता लगे, तो क्वालिटी का डिफेक्ट को कवर करने के लिए डाइज या केमिकल वगैरह को ऐड कर देना, ये भी क्या कहलाता है, अडल्ट्रेशन या कंटेमिनेशन। तो इससे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उसका एक सेट होता है। उसके अलावा फूड हाइजीन से रिलेटेड है कि 80 से 90% जितनी भी बीमारियां हैं ना, फूड बॉर्न इलनेस आउटब्रेक 90 इन 1990s वर ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ फूड बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्राइमरीली साल्मोनेला एंड स्टेफाइलोकोकाई। एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है कि 1990 के अंदर 80 to 90% जितनी भी फूड बॉर्न, फूड से, खाने से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां थी उनमें सबसे बड़े कॉज दो थे, साल्मोनेला एंड स्टेफाइलोकोकाई। इसलिए प्रॉपर हाइजीन जो है वो जरूरी है, ठीक है, यानी कि क्योंकि बैक्टीरिया उसके अंदर ऐड हो गए थे इसलिए फूड बॉर्न इलनेसेस हो रही थी, ठीक है, तो प्रॉपर हाइजीन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, खास तौर पे पेरिशेबल फूड्स के लिए। पेरिशेबल फूड्स कौन से होते हैं? ऐसे फूड्स जिनके अंदर वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है, जिस तरह वाटरमेलन ले लो, उसके अलावा ऐसी चीजें जिनके अंदर फ्रूट्स मोस्टली जो है वो पेरिशेबल होते हैं, बनाना देख लो, जो चीजें जल्दी खराब भी हो जाती हैं, ठीक है, उसकी निस्बत अगर आप ड्राई चीजें देखते हो, नॉन पेरिशेबल होती हैं, जैसा चावल है, गंदम है, तो साल साल पड़ी रहती है, कुछ नहीं होता, ठीक है, वो नॉन पेरिशेबल होती है। तो पेरिशेबल फूड्स खास तौर पे जो है वो उनकी प्रॉपर हाइजीन, उनकी प्रॉपर केयर देखी जानी चाहिए। एंड एडिकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर, क्योंकि वाटर एक सोर्स हो सकता है हार्मफुल बैक्टीरिया के इंटर कर जाने का फूड के अंदर, ठीक है। द कॉडेक्स एलिमेंट्री कमीशन ऑफ एफएओ WHO हैज गिवन कोड ऑफ हाइजीन प्रैक्टिस। हमें सिर्फ ये बताएगा कि इसने कुछ कोर्स दिए हैं, हमें पढ़ाए नहीं गए तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। फूड हाइजीन के अंदर ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर तो पैथोजन है, पैथोजन होता क्या है? पैथोजन वो माइक्रोब होता है जो कि डिजीज कॉजिंग हो, ठीक है, पैथोजन कौन होगा? जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, तो उसको आप जीरो टॉलरेंस, वो तो 1% भी, एक भी नहीं होना चाहिए फूड के अंदर। और कुछ होते हैं स्पॉइलेज माइक्रोब, स्पॉइलेज माइक्रोब होते हैं जो कि कुछ चीजों को खराब करते हैं, ठीक है, मतलब जिस तरह बनाना है तो उसको गला सड़ा देते हैं, चीजों को गला सड़ा देते हैं, तो उनकी एक लिमिट होती है, वो मतलब अगर फर्ज कर लो एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर अंदर वो है तो दे आर एक्सेप्टेबल, क्योंकि उनको खत्म करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, वो एग्जिस्ट ही बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए फिर एक लिमिट डिसाइडेड है और उस लिमिट से वो क्रॉस ना करें। लेकिन पैथोजन जिनकी वजह से डिजीज हो सकती है, प्रॉपर हाईवी डिजीज हो सकती है, वो जीरो टॉलरेंस है, वो एक भी उसके अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आगे फूड एडिटिव्स।
एनी सेफ सब्सटेंस, एडिटिव फूड एडिटिव की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी सेफ सब्सटेंस जो कि खुद ब खुद, अगर खुद इंट्रोड्यूस करवाया जाए फूड के अंदर, ताकि हम कोई स्पेसिफिक क्वालिटी या स्पेसिफिक जो है वो प्रॉपर्टी, कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्शन जो है वो उसके अंदर प्रॉपर्टीज ले सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं, फूड एडिटिव। टू सर्व एनी टेक्नोलॉजिकल फंक्शन वाइल प्रोसेसिंग, जैसे कि डिजायर्ड क्वालिटी कोई भी हो सकती है, टेक्सचर देना है, कंसिस्टेंसी, अपीयरेंस, ऑर्डर, टेस्ट, अल्कलिनिटी और एसिडिटी, यानी कि इन चीजों को हम इंटेंशनली इंट्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा इसका वर्ड क्या है, सेफ। सेफ होता है और हम इंटेंशनली ऐड करते हैं, ठीक है, टू गेट सम डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये फूड एडिटिव है। आगे कुछ एक डिफरेंस था एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे, फोर्टिफिकेशन क्या होती है कि इसके अंदर प्रॉपर एक कंपोनेंट ऐड किया जाता है, जैसे यानी वो चीज पहले से उसके अंदर मौजूद नहीं होती, स्पेसिफिक फूड इंग्रेडिएंट या उस फूड आइटम के अंदर। जैसे आप आटा है तो उसके अंदर अगर आप आयरन फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आटे के अंदर पहले आयरन है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है, आप बस अब क्या कर रहे हो, उसके अंदर आयरन ऐड कर रहे हो। और इनहेंसमेंट क्या होता है कि पहले से उसके अंदर मौजूद है, आप बस उसको ज्यादा बायो अवेलेबल कर देते हो, ज्यादा उसके जो लेवल है उसको बढ़ा देते हो। जैसे अगर वो कहते हैं कि जो मीट है वो आयरन रिच सोर्स है, तो आप उसके अंदर मजीद उसको इन्हेंसमेंट करके आयरन की मजीद उसके अंदर अवेलेबिलिटी भी बढ़ा देते हो और क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये फूड एडिटिव होते हैं जो कि आप अपनी मर्जी से ऐड करते हो और वो सेफ होते हैं, और उसका पर्पस क्या होता है कि आप स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उसके अंदर से रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स बेसिकली क्या होते हैं, ये वो चीजें हैं जो कि कीड़े मार अद्वियात जो कि फसलों के ऊपर की जाती हैं, ताकि उनसे वहां पे जो है उनसे किसी किस्म की एक तो फूड खराब ना हो, और दूसरा ये कि उनकी वजह से कोई बैक्टीरियल एक्शन या कोई इस तरह की बीमारियां ना फैल जाएं बाद में, ठीक है। तो एट द एंड जो फाइनल फूड जो कि कंज्यूमर को प्रेजेंट करना है या कंज्यूमर ने जो इस्तेमाल करना है, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि पेस्टिसाइड जो कि इन प्रोडक्शन का इस्तेमाल, प्रोडक्शन के दौरान इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि एंड लेवल जब बंदा खा रहा है, जो बंदा उस फूड का इस्तेमाल कर रहा है, उसके अंदर पेस्टिसाइड ना हो, ठीक है। तो इसलिए पेस्टिसाइड को या तो रिमूव कर देनी चाहिए, या एक जो मिनिमम लेवल होता है ना, अगर तो सारे के सारे निकाल सकते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये अनअवॉइडेबल थिंग है, तमाम के तमाम पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज, जो बचा कुछ रेजिड्यू कहते हैं, बचा कुछ चीजें, अगर वो नहीं आ रही, तो उसका मतलब ये है कि फिर आपको जो है वो उसको आप उसको एक मिनिमम लेवल, एक जितना कम आप कर सकते हैं उतना आप कर लें, ठीक है। ये हमारा पहला पेज क्लियर होता है। इसके अंदर अभी तक कोई क्वेश्चन है तो 2 मिनट के अंदर अंदर में से पूछ लो। ओके, आगे हमारे पास आगे वेटेरिनरी ड्रग रेजिड्यूज। ये वो चीजें हैं कि जो एनिमल प्रोडक्ट्स है, जिस तरह ऊपर पेस्टिसाइड्स हैं वो एग्रीकल्चर या प्लांट प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, इसी तरह एनिमल्स प्रोडक्ट या एनिमल फूड से रिलेटेड आ जाते हैं वेटरनरी ड्रग्स रेजिड्यूज। अब कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि दूध देने वाले, अंडे देने वाले, ठीक है, चिकन से हम अंडे दे रहे हैं, दूध हम गाय वगैरह से ले रहे हैं, तो उन एनिमल्स का भी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो उनको जो है वो वेट ड्रग्स लगाई जाती हैं, मतलब वेटरनरी से जानवरों की अद्वियात जो है वो उनको इंजेक्ट की जाती हैं, जो उनको इस्तेमाल करवाई जाती हैं उन्हें। तो वो कहता है कि ताकि उनकी बीमारियां, जो एनिमल्स हैं, जो फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल है, उनकी बीमारियां दूर की जा सकें। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा डोज में हो रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि जो मिल्क वो इजैकुलेट करेंगे या जो उनका गोश्त होगा, उसके अंदर उसके रेजिड्यूज बच जाएंगे, ठीक है। जैसे कई सारी मेडिसिन जो है वो टीका लगाया फर्ज कर लो, तो वो इतना स्ट्रांग है या इतनी ज्यादा क्वांटिटी में लगा हुआ है या इतनी बार लगा हुआ है कि अगर उसको बाद में कुर्बान किया जाता है या उसका गोश्त इस्तेमाल किया जाए, तो उसके अंदर वेटरनरी ड्रग के रेजिड्यूज मौजूद हों, तो वो तो जानवरों की अद्वियात थी, अगर उसके रेजिड्यूज उस गोश्त में मौजूद हैं जो कि इंसानों ने कंज्यूम कर लिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो नजर आएंगे, ठीक है। तो इसलिए वेट ड्रग जो है वो मुकम्मल तौर पर निकाल देनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया फूड पैकेजिंग एंड लेबलिंग के, इससे रिलेटेड, ये तमाम से रिलेटेड ना लॉज हैं, जनरल रेगुलेशन, फूड स्टैंडर्ड्स जो है वो ओवरऑल प्रोडक्शन से, और उसके बाद उसकी ट्रेड है, फूड एडल्ट्रेशन कंटामिनेशन से रिलेटेड है, फूड हाइजीन से रिलेटेड, फूड एडिटिव है, पेस्टिसाइड है। तो इस तरह जो है ये डिफरेंट चीजें हैं जिससे रिलेटेड जो है वो लॉज होते हैं। तो इस तरह फूड पैकेजिंग एंड लेबलिंग के मुतालिक भी
डिफरेंट लॉज में कहते हैं ऑल फूड विल सब्जेक्ट टू जनरल फूड लेबलिंग रिक्वायरमेंट दैट शुडंट बी मिसलीडिंग, इट शुड कंटेन, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन एक लेबल पे लगी होनी चाहिए वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। इट शुड कंटेन, अब लेबलिंग के अंदर क्या क्या होना चाहिए, नेम ऑफ फूड, क्या चीज है, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे की तरफ, सबसे ज्यादा ऊपर वाला, सबसे कम वाला नीचे की तरफ। नेट कंटेंट एंड ड्रेन्ड वेट, नेट कंटेंट से मुराद है कि टोटल उनका वेट भी, और जो एक डिब्बे के अलावा अलावा वेट हो सकता है वो, या एक फाइनल वेट जितना होता है ना वो भी उसके अंदर लिखा होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, जो बनाने वाला है उसका, और उसका एड्रेस यानी कि फैक्ट्री का पता, और बनाने वाली कंपनी जो है उसका जो है वो होना चाहिए। कंट्री ऑफ ओरिजिन मेड, जिस तरह लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, मेड इन वेयर एवर। लॉट आइडेंटिफिकेशन, एक बैच नंबर देते हैं। अच्छा, लॉट आइडेंटिफिकेशन बेसिकली क्या होती है कि जिस तरह 100 पैकेट निम्को के बने, ठीक है, 100 डिब्बे निम्को के बने, तो उन सारों को एक लॉट का नंबर दिया जाएगा, ठीक है, लॉट नंबर 110। अब फर्ज कर लो कि इस तरह जो है वो मार्केट में चली जाती है निम्को, और उसका एक डिफेक्ट आता है कि यार इस निम्को के अंदर जो है ना कोई ये वो चेक करते हैं कि यार इस निम्को के अंदर, या एक कोई कहीं दुनिया में या कहीं पाकिस्तान में या कहीं और एरिया में कोई बंदा जो है वो चेक करता है, वो फाइंड आउट करता है कि यार इसके अंदर जो डिफेक्ट्स हैं, इसके अंदर कोई ना अडल्ट्रेंट का लेवल ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो फिर उसको, अब उन्होंने तो बनाए थे 100 150 डिब्बे, ठीक है, अब से 100 150 डिब्बा तो मार्केट में आ गया, तो फिर उसको कैसे रोकते हैं, इसका क्या तरीकेकार होता है, लॉट नंबर। तो बेसिकली व्हाट दे डू इज कि हर एक बैच, पूरे बैच को एक टाइम पे उन्होंने जितनी निम्को बनाई थी, जितनी भी चीजें बनाई थी, उस सारे को एक नंबर देती हैं, ठीक है, लॉट नंबर। तो उसके अंदर वो क्या करेंगे, अगर वो निम्को का पैकेट आएगा फैक्ट्री में, आएगा कि इसके अंदर डिफेक्ट था, उसके ऊपर लॉट नंबर लिखा होगा, ठीक है, वो उस लॉट के नंबर की जितनी चीजें होंगी मार्केट के अंदर, जितने डिब्बे पड़े होंगे, सारे उठवा के अपनी फैक्ट्री में ले आएंगे, ताकि उसको देखा जाए, क्योंकि वो डिफेक्टेड थी और वो किसी भी तरह से जो है नुकसानदेह हो सकती है। उसके अलावा वो नुकसानदेह होने के अलावा वो जो है वो फैक्ट्री की एक साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं कि यार इनका प्रोडक्ट जो है वो इस तरह का नहीं करता, तो इसलिए फैक्ट्री क्या करती है, वापस बुला लेती है, और वो आइडेंटिफाई ही लॉट नंबर से करती है कि अगर ये लॉट नंबर तो डेफिनेटली उसको इस हिसाब से जो है वो होना चाहिए, वहाँ वहाँ ये प्रोडक्ट है उस हिसाब से वो उठा लेते हैं। डेट मार्किंग है, स्टोर इंस्ट्रक्शन, कहाँ स्टोर करना है, अगर कोई चीज फ्रिज में स्टोर करनी है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि स्टोर इन कूल प्लेस, ठीक है, कूल एंड ड्राई प्लेस अक्सर आपने देखा होगा। उसके बाद डेट मार्किंग के मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन से हैं, और जो एक्सपायरी डेट वो कौन सी है, ये भी लिखा होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज, कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। आप इसकी कोई स्टोरी बना सकते हो कि अच्छा एक डिब्बा है, उसके सामने साइड पर नेम लिखा होता है, इसी तरह पीछे साइड पे लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, ठीक है, तो ये याद करने आपके लिए इतने ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास बेशक एक रियो बिस्किट का पैकेट लेके अपने सामने रख लो, आपको याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। लास्ट वन आ गया जो लॉ से रिलेटेड है, वो फूड एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग है कि जो है फूड से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट करना, उसको बेचने से रिलेटेड जितने भी एड चलाना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, या वैसे टीवी वगैरह पे चलाना। तो एडवर्टीजमेंट जो लफ्ज है ये निकला हुआ है फ्रेंच लफ्ज एडवर्टाइजमेंट से, मतलब ये एक फ्रेंच लफ्ज है जो कि गिविंग नोटिस और अनाउंसमेंट, जिसका मतलब है कि कोई नोटिस देना, कोई अनाउंस करना, किसी चीज के आने का बताना, ठीक है, तो उसको कहते हैं फूड एडवर्टाइजमेंट। एंड एडवर्टीजमेंट इंफॉर्मेशन दैट इज पब्लिकली कम्युनिकेटेड थ्रू मैस कम्युनिकेशन, यानी कि एक एडवर्टीजमेंट ऐसी इंफॉर्मेशन होती है पब्लिकली, यानी कि पब्लिक को वो डिलीवर की जाती है थ्रू मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन से मुराद है कि ओवरऑल, मैस कम्युनिकेशन से मुराद है बड़े लेवल की कम्युनिकेशन, यानी कि अखबारात हैं, टीवी हैं, सोशल मीडिया, जहाँ पर लोग एक एक ही टाइम पे आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये फूड एडवर्टीजमेंट है, इससे रिलेटेड भी जो लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं। आगे एक कंटेमिनेंट, अडल्ट्रेंट और एडिटिव के अंदर फर्क लिखा हुआ है मैंने। जो कंटेमिनेंट होता है वो एक्सीडेंटली ऐड होता है फूड के अंदर, यानी कि आपको नहीं पता था कि लेयर्स की, आपने देखा कि छिपकली गिर गई उसके लेयर्स के केक के अंदर, तो डेट इज कंटेमिनेंट, क्योंकि वो एक्सीडेंटली ऐड हुई हुई थी, ठीक है। अडल्ट्रेंट, अडल्ट्रेंट होता है एक्चुअली जानते बूझते हुए चीज को खराब करना, उसके अंदर डालना, जिस तरह दूध के अंदर पानी वो जानबूझ के डालते हैं, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, अडल्ट्रेंट हो जाएगा। वर्सेस एडिटिव, एडिटिव क्या होता है, सेफ होता है और इंटेंशनली ऐड किया जाता है ताकि कमर्शियल पर्पज या कोई क्वालिटी इनहेंस की जाए, तो वो क्या होता है, एडिटिव होता है। अच्छा, रूल्स फॉर फूड एडिटिव, फूड रिलेटेड से रिलेटेड तीन मेजर जो है ना वो लॉज हैं, उनकी अगर मैंने डिटेल भी दी हुई है। पहला क्या कहता है, नो पर्सन शैल इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर एडवर्टाइज और एनी अदर फूड एडिटिव, कोई भी पर्सन जो है वो ना तो इंपोर्ट कर सकता है, ना मैन्युफैक्चर खुद बनाएगा, ना उसकी मशहूरी दे सकता है, और ना ही
कोई और एडिटिव इस्तेमाल कर सकता है, कौन, किन के अलावा, अदर देन अ परमिटेड वन, उनके अलावा जो परमिटेड है यानी कि जो अलाउ किए गए हैं उनके अलावा, एनी परमिटेड वन बट नॉट फुलफिलिंग स्टैंडर्ड मेंशन इन द रूल्स। और दूसरा क्या है, पहला तो आ गया परमिटेड वन, फर्ज कर लो एक एडिटिव है जिसका नाम है ए, एक एडिटिव का नाम है ए। तो ए जो है वो क्या है, परमिटेड है, तो ए हमने परमिटेड कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर वो ए जो है वो परमिटेड तो है, लेकिन उसके अंदर हो सकता है वो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड हो, ठीक है, या वो खुला पड़ा हो या ओपन मार्केट, तो वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा कि उसकी प्रॉपर सेफ्टी या प्रॉपर केयर नहीं की जा रही, तो है तो वो अलाउड, लेकिन उसकी जो वो अपने आप में स्टैंडर्ड्स मैच नहीं कर रहा, ठीक है, वो है ही नहीं, या वो अडल्टर्ड है, तो डेफिनेटली अब अलाउड था, लेकिन क्योंकि अडल्टन था, वो खुद स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहा था, इसलिए वो भी अलाउ नहीं होता। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, नो फूड शैल कंटेन एनी अनअप्रूव्ड एडिटिव अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। और कोई भी पहले तो हमने दोनों एडिटिव्स की बात की है, तीसरी भी कहते हैं कि ऐसा कोई भी फूड प्रोडक्ट, ऐसी कोई भी खाने की जिसके अंदर कोई अनअप्रूव्ड एडिटिव मौजूद है या एडिड है, तो वो भी बेचा नहीं जा सकता, उसके रेडिट ना वो बेचा जा सकता, ना इंपोर्ट, ना मैन्युफैक्चर, ना ही वो उसके मतलब कोई एडवर्टीजमेंट दी जा सकती है, अनटिल अनलेस गवर्नमेंट कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन के जरिए बताए कि अब ये चीज अलाउड है। क्लियर है? ये हमारा पहला था। दूसरा आ गया, एडिटिव यूज एज इंग्रेडिएंट इन प्री पैक्ड फूड शुड बी मेंशन इन द लेबलिंग विद इट्स, कि जितने भी एडिटिव इस्तेमाल किए जा रहे हैं एक प्रोडक्ट के अंदर, वो तमाम के तमाम उसके डब्बे के ऊपर लिखे जाने चाहिए। क्या क्या चीजें उसकी लिखी जानी है, एक तो उसकी कैटेगरी नेम कि किस कैटेगरी से ये बिलोंग करता है, और दूसरा उसका केमिकल नेम या यूरोपियन कम्युनिटी नंबर। तो अगर एसिड कैटेगरी से बिलोंग करता है तो ये उसने यूजुअली टाइप बताई है, ये होती हैं बेसिकली उसकी कैटेगरी नेम, कि कौन सा एडिटिव एडिटिव किस क्लास से है ये। और आगे उसने ना जनरल बताया हुआ है कि एसिड या फ्लो ट्रीटमेंट एजेंट है, एसिडिटी रेगुलेटर जो है वो जेलिंग एजेंट्स होते हैं, एंटी केकिंग एजेंट, ग्लेजिंग एजेंट, डिफरेंट, ये चार कुछ हैं, आई थिंक 10 टाइप्स हैं कैटेगरी नेम्स। तो ये 10 जो है वो आपने करनी है, मतलब ये आगे फ्रंट फ्रंट बैक नहीं है, ये ऐसे 10 आ रही है। मैं इसको वो दे देता हूँ नंबर। ठीक है, तो ये हमारे 10 जो है उसने क्लासेस बताई हुई है फूड एडिटिव की कैटेगरीज हैं। और दूसरा आपने लिखना था यूरोपियन कम्युनिटी नंबर। ये यूरोपियन कम्युनिटी नंबर बेसिकली आपने अभी भी लेज का पैकेट अगर आपके पास पड़ा है उसके ऊपर देखना ईसी नंबर लिखा होता है, तो उससे जो है ना वो जो साइंटिस्ट होते हैं, ये जो भी जिसको सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो सिर्फ उस एक नंबर से वो पता कर लेते हैं ये कौन सी कैटेगरी का फूड है, उसके अंदर क्या क्या लॉज है, उससे मतलब उस बाकी उसके अपना नॉलेज होता है कि क्या चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, तो उसके ऊपर एडिटिव का, हर एक एडिटिव का नंबर दिया होता है। ठीक है, उसके अंदर होता है कि जिस तरह आपने शायद आगे पढ़ोगे, आगे 9000, 9001, 9002, इस तरह करके उसका एक नंबर होते हैं डिफरेंट, और उनकी कैटेगरीज होती हैं। तो ये इसी सब्जेक्ट में आप आगे जाके पढ़ोगे तो तब देख लेंगे उसको। लेबलिंग ऑफ फूड एडिटिव, फूड एडिटिव की लेबलिंग कैसे, नो पर्सन सेल अ फूड एडिटिव अनलेस द लेबल ऑन द पैकेज कैरीज। अगर आप प्योरली जो फूड एडिटिव ही बेचना चाह रहे हो, मतलब फूड में ऐड करके नहीं बेच रहे, वैसे ही बेच रहे हो, तो उसके अंदर जो है वो तीन चीजें होनी चाहिए, द कॉमन नेम एंड केमिकल नेम। कॉमन नेम भी उसका होना चाहिए जो लोकली लोग उसे जानते हैं, और उसका केमिकल नेम भी होना चाहिए, और उसके ऊपर ईसी नंबर लिखा होना चाहिए, द लॉट नंबर ऑफ फूड एडिटिव, प्रोडक्शन साइड ऑफ एडिटिव, हेल्प इन बैक चेक। तो इसके अंदर उसका लॉट नंबर भी लिखा होना चाहिए। और ये हेल्प इन बैक चेक वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको समझाया, कि अगर कोई चीज डिफेक्ट आ जाती है तो उस चीज को दोबारा से री गेन करना, के सारा का सारा जो है वो माल वापस बुला लो, तो उसको फिर लॉट नंबर से डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो पार्ट वन है इसका। आगे जो है वो कॉडेक्स आ जाता है। कॉडेक्स बेसिकली क्या है, कॉडेक्स एक जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब क्या है, फूड कोड, collection of internationally recognized standard code of practices, guideline and other recommended relating to food, food production and food safety। जितने भी दुनिया के अंदर लॉज हैं, जितने भी दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड्स हैं, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हैं या गाइडलाइंस वगैरह, जितने भी हैं रिकमेंडेशन वगैरह, किससे, फूड से रिलेटेड, फूड की प्रोडक्शन से रिलेटेड या फूड की सेफ्टी से रिलेटेड, वो सारे के सारे कोडेक्स क्या करते हैं, उसको कवर कर लेता है। द कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्टैंडर्ड कवर ऑल बेसिक फूड टाइप, रॉ, सेमी प्रोसेस एंड प्रोसेस दैट आर इंटेंडेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द कस्टमर। तो ये तमाम के तमाम फूड टाइप्स जो रॉ हैं, जिनसे आगे कोई चीज बननी है वो भी, सेमी प्रोसेस जो अभी हाफ है, जिस तरह ये लजीजा खीर आ गई, ठीक है, सेमी प्रोसेस्ड है, अभी बाकी चीजें इसके अंदर सारी होनी होती हैं, या प्रोसेस मुकम्मल बनी बनाई चीज आपके सामने आ गई,
उन तमाम किससे रिलेटेड जो ये कवर करता है उन चीजों को, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ कोडेक्स, कोडेक्स से बहुत सारे बेनिफिट है। इम्पैक्टेड क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ वर्ल्ड वाइड फूड सप्लाई। एक तो ये क्योंकि इंटरनेशनल है, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर जितने फूड सप्लाईज हो रहे हैं उन तमाम के क्वालिटी और स्टैंडर्ड सेम है। अपग्रेडेड स्टैंडर्ड फॉर प्रोसेसिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, और स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग के स्टैंडर्ड देखो, वर्ल्ड फूड सप्लाई की सेफ्टी क्वालिटी स्टैंडर्ड, इस सारी चीजें क्या हो गई, कोडेक्स की वजह से इंप्रूव हो चुकी हैं। इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड सिंस 1962, 1962 के बाद इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अगर मैं भी एक कॉडक्स एलिमेंटेरियस चलाने वाला बनूं, या उसको फॉलो करने वाला मेरी एक फैक्ट्री है, और आपकी कंट्री भी जो है कॉडक्स एलिमेंटेरियस को मानती है, तो इसका मतलब है कि हमारे अपने रूल्स जो है वो नहीं लगेंगे, बिकॉज वी बोथ फॉलोज कॉमन रूल्स। इस वजह से हमारे अंदर जो है वो ट्रेड जो है वो इजी हो जाएगी, और उसको इजीली जो है वो मूव ऑन करना हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट टू लोअरिंग ऑफ ट्रेड बैरियर, और अल्टीमेटली जब कॉडेक्स होगी, दो मुल्क कॉडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका जो है एक बैरियर होता है, ट्रेड बैरियर, वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। पर्पज इसका क्या होता है? सबसे पहले कॉडेक्स का पर्पज भी कंज्यूमर की हेल्थ को बचाना है, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ठीक है। टू सिक्योर फेयर ट्रेड, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस सेंस में होते हैं कि डेफिनेटली जब आप उनको चीजों को मैनेज करोगे, तो इकोनॉमिकली इंटरेस्ट आते हैं कि जिसने लेने हैं उसके भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि उसको आप 2 नंबर चीज ना बेच दो, या अडल्टेड चीज ना बेच दो। और आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये होते हैं कि आपने चीज बेचनी है, तो डेफिनेटली यू नीड सम, यू हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। टू सिक्योर फेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन फूड ट्रेड, ये हमने बात कर ली। टू कोऑर्डिनेट फूड स्टैंडर्ड टू वर्क इंटरनेशनली, और जितने भी फूड स्टैंडर्ड हैं, हर मुल्क के अपने अपने भी फूड स्टैंडर्ड होते हैं, उनको एक कॉमन मैच करवा के, उनका एक हेड बन के इंटरनेशनली जो है वो फूड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। टू फाइनलाइज एंड पब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस रिकमेंडेशन कोडेक्स एलिमेंटेरियस। कोडेक्स एलिमेंटेरियस को जो भी एक साइट है, ये एक उनका जो एक प्रेजेंटर है कि जिसके थ्रू वो लोगों से कनेक्ट होते हैं, जो भी उनका प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जो है वो लॉज को, स्टैंडर्ड्स को जितने भी हैं उनको बनाते रहना, फाइनलाइज करके उनको जो है वो अपलोड करते जाना। फूड अंडर कॉडेक्स, उसके अंदर हर तरह के फूड्स आ जाते हैं। कोई भी सब्सटेंस जो कि प्रोसेस हुआ है, पार्शियल प्रोसेस हुआ है, या रॉ है, ह्यूमन ने इसको कंज्यूम करना है। एनी सब्सटेंस व्हिच हैज बीन यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग में जितनी चीजें इस्तेमाल होंगी सारी की सारी कॉडेक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। इट डजंट इंक्लूड, सिवाय इनके कॉस्मेटिक्स नहीं आती, मतलब कॉस्मेटिक का, तंबाकू का, और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जैसे ड्रग्स वगैरह हैं, तो वो इसके अंदर नहीं आते। फूड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आएंगी। कोडेक्स कमीशन ये बेसिकली है कि इदारा जो है वो किस तरह बना हुआ है। तो इसकी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी कि मुल्कों की गवर्नमेंट्स के दरमियान एक इदारा जुड़ा हुआ है। ओपन टू ऑल यूएन मेंबर्स नेशंस, यूनाइटेड नेशन के जितने मेंबर नेशन हैं तमाम के तमाम इसका पार्ट बन सकते हैं। 188 मेंबर हैं, जिनमें 187 कंट्रियां एंड 1 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि 187 तो मुल्क हैं और एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन। उसके बाद आ गया एग्जीक्यूटिव कमेटी, ओवरसीज कमेटी, एक्टिव कमीशन एक्टिविटीज। एग्जीक्यूटिव कमेटी है इसकी, जो कि जिसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है, 3 वाइस चेयरपर्सन होते हैं, और 7 दूसरे लोग हैं, प्रोफेसर, टीचर्स, ठीक है। 7 डिफरेंट अदर काम करने वाले होते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी ओवरसीज कमीशन एक्टिविटीज। सेक्रेटरिएट ओवरसीज एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये दूसरी कमेटी है, 2 कमेटियां बेसिकली, एग्जीक्यूटिव कमेटी ओवरसीज और सेक्रेटरिएट ओवरसीज एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो कि एफएओ, रोम एक इलाका है, वहां पे एफएओ एक इदारा है, वहां पे होती है कॉरेस्पॉन्ड विद मेंबर स्टेट, और वहां पर वो मेंबर स्टेट जितनी भी मेंबर स्टेट है उनके साथ जो है वो लिंक्ड होती है। लास्ट हमारा आ गया कोडेक्स के लीगल टूल है। लास्ट तो नहीं आया, खैर ये वाला तो आप कर लोगे। लीगल टूल के अंदर मैं बता देता हूँ। कोडेक्स स्टैंडर्ड टू प्रोवाइड कंज्यूमर विद होलसम फूड प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम अडल्ट्रेंट कलेक्टली। मतलब ये ऊपर हमने चीजें कवर कर चुकी हैं कि होलसमनेस है, अडल्ट्रेंट ना हो, प्रॉपरली लेबल होनी चाहिए, प्रॉपर मार्केटेड होनी चाहिए, उसके अंदर फेकनेस ना हो, झूठ ना हो, तो इन चीजों को जो है वो मैनेज करना है, वो कोडेक्स स्टैंडर्ड होता है। इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस, क्योंकि कोडेक्स स्टैंडर्ड मुल्कों के दरमियान इंटरनेशनली जो है वो मुल्क इनको एक्सेप्ट करके करते हैं, इसलिए ये इंटरनेशनली माने जाते हैं और इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है कोडेक्स को, ठीक है। प्रेस्क्राइब फॉर्मेट यूज टू डेवलप ई स्टैंडर्ड मस्ट इंक्लूड, और एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट बताता है कोडेक्स स्टैंडर्ड्स की, ये प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। कोई भी स्टैंडर्ड बनाने का, नेम हो, उसका स्कोप बताएं, उसकी डिस्क्रिप्शन हो, एसेंशियल कंपोजिशन, क्वालिटी फैक्टर, फूड एडिटिव कंटामिनेंट, हाइजीन, वेट एंड मेजर, लेबलिंग एंड मेथड ऑफ एनालिसिस सप्लाई।
तो ये तमाम की तमाम चीजें आपको बतानी पड़ेंगी एक स्टैंडर्ड के अंदर। क्या क्वालिटी फैक्टर है, कौन कौन सा फूड एडिटिव अलाउड है, कंटेमिनेट कौन कौन से हो सकते हैं, हाइजीन क्या है, किस तरह मेंटेन की जाएगी, वेट एंड मेजर, कितना वजन लिया, क्या लिया, कितना लिया, और कैसे उसको जो आपने मेजर किया वो चीजें, लेबलिंग और मेथड ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस एंड सैम्पलिंग, और आपने उसको प्रॉपर मैनेज किया, उसको उस पर स्टडी किया, तो उसके लिए जितना भी एनालिसिस है उसके मेथड वगैरह, वो तमाम की तमाम चीजें जो आप बताते हो। और देन वो एक आपका जो स्टैंडर्ड होता है कि मतलब वो सारी चीजें मिलके जो है वो स्टैंडर्ड बन जाती हैं। कोड ऑफ प्रैक्टिस एडवाइजरी टेक्स्ट इशू टू ऑल मेंबर डिजाइन्ड टू असिस्ट मेंबर इन अचीविंग पर्पस ऑफ कोडेक्स। ये जो कोड ऑफ प्रैक्टिस होते हैं ये बेसिकली कोडेक्स के जो मेंबर्स होते हैं, कोडेक्स के जो मेंबर्स हैं उनको दिया जाता है, और एडवाइजरी टेक्स्ट होता है जो कि तमाम मेंबर्स को दिया जाता है, डिजाइन